आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट। आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का करवाया जा रहा है, ये आपको पता है। आप ऑलरेडी वीडियोस को देख रहे हो। आज हमारा फर्स्ट लाइव सेशन है। फ्री बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2023 दिसंबर। पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 1 लेके 10 तक आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी क्लासेस भी फ्री है। क्वेश्चन मतलब एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। सो जस्ट आपको करना है क्या, पीडीएफ्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। जस्ट वहां पे आप ज्वाइन कर डाला हुआ है। और यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, करेंगे हम क्लासेस ना लाइव ही कंडक्ट किया करेंगे। तो जैसे आपको पता है हमारी 100+ फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। और जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, हम अपने पेपर 1 की यूनिट नंबर 2 यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट है, जो पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है इससे। सो इसकी वेटेज मतलब 50 मार्क्स का आपका पेपर आता है। पेपर 1 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। मतलब उसमें इतनी वेटेज है ना, आपको काफी क्वेश्चंस रिसर्च। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हम आज पहले एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखो, रिसर्च में हम मीनिंग्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च की, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है रिसर्च को लेकर, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। पूरा प्रोसेस बहुत बार पूछा गया है। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, उसमें फॉर्मेट और स्टाइल्स क्या है रेफरेंसिंग के, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस तो हमने करना ही करना है। इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आए हैं वो साथ के साथ डिस्कस हो जाएंगे। उनके रिलेटेड जो टॉपिक्स बनते हैं वो साथ के साथ डिस्कस हो जाएंगे। यानी हम साइमल्टेनियसली, कोई चीज पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज देखी होगी तो उसमें ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो पेंडिंग रहता होगा। मैंने साथ के साथ सब कुछ कवर अप करवा दिया है। मैंने भी फर्स्ट टाइम लाइव किया है। सो एक जरूर कंफर्मेशन दे देना, ऑडियो वीडियो सब क्लियर चल रही है ना। सो आज का सेशन आगे हम चलते हैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए की यूनिट को। सो टीचिंग एप्टीट्यूड हम बड़ी डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो रिसर्च एप्टीट्यूड ये भी हमने सब कुछ कर लिया है। ये आपको सारे नोट्स ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड के अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं आपके पास ऑलरेडी। नोट्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई पैसा देना पड़ेगा या आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ये इजिली चीजें सारी आपको मिल जाएंगी। सो यहाँ से आज हमारी स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। सो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। देखो, करने जा रहे हैं रिसर्च। रिसर्च ना एक बड़ी ना इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च अकेला टीचिंग की लाइन में नहीं होता, रिसर्च हर जगह पे होता है। आप अगर इंडस्ट्रीज में चल जाओ, बिजनेसेस में चल जाओ, उसमें रिसर्च रहे हो तो रिसर्च हो रहा। अगर आपने पीएचडी करनी तब रिसर्च है। मतलब रिसर्च एक R&D एक ऐसी चीज है ना जो आपको अपने आप को अप टू डेट रखने में हेल्प करती है। सो ये एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे। तो समझते हैं रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। यानी एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर मीनिंग को और डिटेल में करेंगे। देखो, रिसर्च एक ना सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है। यानी आप जब भी किसी चीज को लेकर रिसर्च करोगे, वो मतलब ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके होगा। मतलब चीजें एक दिन ये कर लिया, एक दिन वो कर लिया, ये ऐसा नहीं कुछ होगा। जब भी रिसर्च होगा, पूरा एक सिस्टम को फॉलो करके होगा। उसका एक स्ट्रक्चर होगा। पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, फिर क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, फिर उनको फॉलो करोगे, गाइडलाइंस बनाओगे, प्रोसीजर्स फॉलो करोगे। यानी वो पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज स्टेप होगी। जब ये दोनों चीजें हो रही हैं, मतलब सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी हो रही है, रिसर्च कैरी आउट करने का जो मेन मुद्दा एक गेन करना है, जनरेट करना है। देखो, अगर आप जो एक चीज मान के चलो, रिसर्च हमेशा आपको अपनी समझ बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। मतलब आप अपनी नॉलेज को डीप कर सको, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप कर सको,
नई चीजें पता चल सकें, फिर आप नई चीजों को अपनी पुरानी चीजों के साथ रिलेट कर सको, उससे आपकी नॉलेज और पॉलिश हो जाए। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आप बताऊं तो जब आप किसी भी चीज का रिसर्च करोगे, जब उससे आपके पास न्यू नॉलेज जनरेट होगी, वो आपके पास जो ऑलरेडी आपके दिमाग में जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, करेगी ही करेगी। अब चाहे एक पर्टिकुलर फील्ड का हो, चाहे एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का हो। देखो रिसर्च आप मल्टीपल फेजेस में नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं कह दूं कि आप 20 सब्जेक्ट्स, देखो अगर पे आप दूसरे टाइम पे दोबारा से टाइमिंग तो एक ही सब्जेक्ट पे रिसर्च करोगे ना, सेम तरीके उठा लो, कोई भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन उठा लो, उसमें एक पर्टिकुलर फील्ड या डिसिप्लिन में ही और स्ट्रक्चर्ड वे में। देखो रिसर्च भी ऐसी चीज नहीं है जैसे एक दो दिन में हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट जो इसके आउटकम्स होते हैं ना वो बहुत मार्वलस होते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको ये फायदा देगा ही देगा। यानी रिसर्च करते टाइम आप कलेक्शन करोगे, एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे डाटा की। ये तीन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। इस चीज के रिगार्डिंग आप रिसर्च कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट, प्राइमरी सोर्स से हो चाहे सेकेंडरी सोर्स से, बट यहाँ पे रिसर्च में सबसे ज्यादा जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, वो डाटा आपके पास आ गया, आने से वो कुछ नहीं करेगा, आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। आप डिटेल में रिसर्च के एनालिसिस करोगे, उसमें से इंसाइट्स निकालोगे, इंफॉर्मेशन, फिर उस डाटा को इंटरप्रेट करोगे। यानी देखो रिसर्च करने के लिए आपने कोई ना कोई तो मुद्दा उठाया होगा ना कोई तो आपका क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको सोल्यूशन चाहिए, या ना कोई तो आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना ही होगा। यानी इन शॉर्ट मतलब देखो के नहीं करते, उस मकसद को लेके डाटा को इंटरप्रेट किया जाएगा। ये होता है रिसर्च का एक ओवरव्यू, इसे हम रिसर्च कह देते हैं। आगे चलते हैं, मीनिंग क्या है रिसर्च का। देखो रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये हम करते क्यों, ये किया ही इसी के लिए जाता है क्योंकि हमें अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। हम अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें उसका सोल्यूशन चाहिए, हमें कोई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की इलेबोरेशन चाहिए, उसकी एक्सप्लोरेशन चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हमें फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना है। देखो कई बार जैसे कह देते हैं ना कि नई चीजों को रिसर्च हो रहा है जिनको पहले कभी टच भी नहीं किया गया था, अब आप उनको एक्सप्लोर करके एक डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर मैनर में उनको एक्सप्लोर कर रहे हो, उनसे चीजें लेके आ रहे हो, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, इंसाइट्स निकाल रहे हो, यानी ये रिसर्च है। ठीक है। सो रिसर्च में ना सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं। पहले ना हम ये, उसके बाद आप का प्रोसेस है वो पूरा डिटेल में है। देखो जब भी हम रिसर्च को कैरी आउट करें जाएंगे, सबसे पहले तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, जो कि फर्स्ट स्टेप है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्हें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। जो रिसर्च क्वेश्चन के लिए उन्होंने रिसर्च को कैरी आउट करना है उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे तभी वो गैप जो उनकी नॉलेज उसको एड्रेस कर पाएंगे। मतलब इन शॉर्ट देखो रिसर्च क्यों किया जाता है, आपने अपनी नॉलेज को डीप करना, इनसाइट्स गेन करना है, न्यूअर नॉलेज को जनरेट करना है। देखो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, कोई रिसर्च क्वेश्चन होगा, तभी तो आप पता चलेगा कि आपके नॉलेज में गैप कितने हैं। मतलब देखो अगर आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, मतलब अगर तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास पहले ही होता तो फिर रिसर्च की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। अगर आपकी नॉलेज लैक कर रही है, मतलब आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, मतलब वो गैप आ रहा है नॉलेज को, उसे एड्रेस करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल इश्यूज के लिए रिसर्च किया जाता है, या फिनोमिना जिनको इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट। तो कई बार जैसे अभी लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक में ये जो वायरस था, ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी रिसर्च किया गया था। क्यों हुआ, कितना फैल रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या इसकी जीनोम सीक्वेंस है, बहुत कुछ मेडिकल वो भी रिसर्च था। ठीक है। सो इन शॉर्ट मीना उठा लो, आपकी कोई नॉलेज का गैप उठा लो, या ऐसा कोई प्रैक्टिकल इशू या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, उसमें आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे ही करोगे। तो रिसर्च उसको इन दी शॉर्ट उस चीज के लिए रिसर्च एक सिस्टमेटिक वे में करना ही पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है लिटरेचर रिव्यू का। देखो आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, वो तो फर्स्ट स्टेप है।
सेकेंड स्टेप में आप जो रिसर्चर्स होते हैं वो उनकी जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है ना उसको रिव्यू करते हैं, वो स्टडी करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम सर्च कर रहे हैं ना उसको स्टडी किया जाता है एग्जिस्टिंग लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि ये पता चल सके उनकी करंट स्टेट ऑफ नॉलेज। प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब उनके दिमाग में या उनके पास कितने सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट रिसर्च प्रॉब्लम के साथ मैच खाता है, तभी पता चल पाएगा कि आपके गैप्स क्या है नॉलेज के, मतलब आपको नई नॉलेज कितनी चाहिए, यानी रिसर्च के थ्रू जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो इसको फुलफिल नहीं कर पा रही, मतलब इन शॉर्ट जो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही, तो हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, मतलब इन अगर कह लो कि जितनी गैप आपको क्या बताएगा कि नॉलेज कितनी आपको और एक्सटेंसिवली चाहिए उस रिसर्च का प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहे हैं, देखो गैप्स पता चल के आप अपने इवन प्रीवियस रिसर्च पे बिल्ड ऑन कर सकते हो। देखो रिसर्च जरूरी नहीं आपने फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया हो, आप रिसर्च टाइम टू टाइम कंडक्ट कर सकते हो अगर आपने अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना है। सो अगर आपने एक ही प्रॉब्लम पे पहले भी रिसर्च किया, आप उस पर भी और एड ऑन कर सकते हो। इसमें अब दो टॉपिक, अब मैंने दो स्टेप्स करवा दिए ना, दो टॉपिक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट जो आए हैं वो क्या है, सबसे पहले रिव्यूइंग द रेलेवेंट लिटरेचर का क्या मतलब होता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, देखो रिव्यू या रिव्यूइंग द रेलेवेंट लिटरेचर एक ही प्रोसेस है, यानी ये ऐसा में जिसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग स्टडीज जो आपके पास आपने की हुई हैं, जो आपके थ्योरीज हैं खुद फॉर्मुलाइज की हैं, या मतलब कहीं से आपको सेकेंडरी डाटा मिला है, या जो आपकी फाइंडिंग्स है जो रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड है, आप उनको सभी को एग्जामिन करते हो। मतलब इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में एग्जामिन किया जाता है। ये चीज़ रिसर्चर को हेल्प करती है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाएगा। मतलब हर नॉलेज को जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब चारों दायरों से ना वो उसको समझ पाएगा कि उसकी करंट नॉलेज कहाँ पे स्टैंड करती है, करंट नॉलेज के बाद कहाँ पे स्टैंड करती है, वो गैप्स आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मतलब उसको अपनी नॉलेज अपडेट करने के लिए और क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। रिसर्च प्रॉब्लम्स सोल्यूशन उनके इजीली फाइंड कर पाएगा और वो अपने खुद के रिसर्च क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर लेगा। यानी इन शॉर्ट उसको किसी और के रिसर्च प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, वो अपने ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चंस को अच्छे से फॉर्मुलेट कर सकता है। सेकंड इसमें आता है टॉपिक फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम का। देखो जो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तभी आप रिसर्च के प्रोसेस में आगे बढ़ पाओगे। यानी ये मतलब जो आपके अब यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट होता है, जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम आपने या क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया ना, एक तो वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। देखो रिसर्च कोई मामूली सी चीज नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, उसमें पैसा लगेगा, उसमें टाइम लगेगी, उसमें एफर्ट्स लगेंगे। सो जिस चीज के लिए आप रिसर्च कर रहे हो वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। अगर वो यूजलेस है तो रिसर्च करने का फायदा ही क्या, यूजलेस इन द सेंस उसकी इतनी वैल्यू नहीं निकलेगी बाद में। फिजिबल होनी चाहिए, हर चीज को लेके रिसर्च पॉसिबल होना चाहिए। अगर आपने ऐसी प्रॉब्लम उठा ली जिसका रिसर्च आपके पैसे या एफर्ट्स या टाइम के अंदर आता ही नहीं है, मतलब वो आपके लिए फिजिबल ही नहीं है। सो फिजिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्च कर रहे हो उसको लेके आप आंसरेबल होने चाहिए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट जो ये आपका फॉर्मुलेटिंग का रिसर्च प्रॉब्लम है, ये एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है ना रिसर्च प्रोसेस का कि ये डिटरमाइन करता है कि रिसर्च का फोकस, मतलब रिसर्च किस चीज को लेके किया जा रहा है। मतलब आप कहते हो ना हर चीज का एक मुद्दा होता है, एक एम होता है, ये वो चीज है। ठीक है, यानी ये डिटरमाइन करता है रिसर्च का फोकस, और इवन यहाँ पे मेथड्स भी डिटरमाइन कर लिए जाते हैं कि रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाएंगे आगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे। अब आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पे, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस। यानी कि अब आप क्या करोगे, अब यानी इन शॉर्ट आप मतलब रिसर्चर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो उनके रिसर्च को लेकर उनके दिमाग हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करेंगे। क्योंकि देखो रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्ट करना एक नॉर्मल चीज है, आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करके ही पता चलता है कि आपने रिसर्च के प्रोसेस से गेन क्या किया। यानी आप एक तो
ऑब्जेक्टिव्स किए जाएंगे सेट या हाइपोथेसिस सेट किए जाएंगे। ये दोनों चीजें रिसर्च की स्टडी को गाइड करेंगे। मतलब आपको कदम कदम पे गाइडेंस ये दोनों चीजें प्रोवाइड करेंगे कि रिसर्च को करना कैसे है। आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि डाटा कैसे कैसे कलेक्ट करना है, एनालिसिस कैसे कैसे करना है। मतलब इन शॉर्ट आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन नहीं होगी, मतलब हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ स्टेप रिसर्च डिजाइन का, यानी रिसर्चर एक एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करेगा। अब रिसर्च डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। डिजाइन एक ना याद रखो, जो आप डिजाइन सेलेक्ट करोगे वो अलाइन करना चाहिए आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और जो आप रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करेगा, जो जिसके लिए आप पूरा रिसर्च कर रहे हो। मतलब अगर आपका रिसर्च डिजाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चन के साथ अलाइन या एड्रेस उनको नहीं करता, तो आपका रिसर्च जो आप कैरी आउट करोगे ना वो रिजल्ट नहीं लेके आएगा। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना। वो डिटरमाइन करता है कि जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसके बाद में एनालिसिस करोगे डिटेल में, उसके लिए आपके मेथड कौन कौन से फॉलो करोगे। अगर आप मेथड्स आपने चूज कर लिया तो उसमें प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे। देखो मेथड को भी फॉलो करने के प्रोसीजर होते हैं। मतलब अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल सर्च मेथड उठा लिया, उसको भी इंप्लीमेंट करने का यूज करने का एक फुल फ्लैश प्रोसेस है। सो इस चीज को रिसर्च डिजाइन हमें क्लियर करेगा। लास्ट हमारे पास स्टेप आता है डाटा कलेक्शन का। देखो रिसर्चर रेलेवेंट डाटा कलेक्ट कर लेता है थ्रू वेरियस मेथड। अब मैंने आपको बताया रिसर्च, जैसे देखो रिसर्च को कंडक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स है ना, सेम तरीके से डाटा को कलेक्ट करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। मतलब जो आपने रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करना है, जो उसको मेथड सूट कर रहा है वो रिसर्चर उसको यूज कर लेगा। जैसे सर्वे हो सकता है, आप सर्वे करके मतलब अलग अलग बंदों से सर्वे करो, फेस टू फेस करो, ऑनलाइन करो, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरव्यूज कंडक्ट करो फेस टू फेस, ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व करके बहुत डाटा मिल जाता है। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करो, डॉक्यूमेंट्स जो पुरानी पड़ी हैं, जो मतलब हमारे आप कह सकते हो जो हमारी सेकेंडरी सोर्सेज हैं, उनको एग्जामिन करो। सो जो डाटा कलेक्शन मेथड्स है ना, इनको सेलेक्ट किया जाता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। मतलब जो आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, जो उसका मेन बेसिस है, उसको मद्देनजर रख के डाटा कलेक्शन मेथड यूज किया जाता है। रिसर्च क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया जाता है। मतलब आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन को दोनों को अच्छे से देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर एब्सोल्यूट डाटा कलेक्शन का मेथड चुना जाएगा। जो एंड इवन आपके अवेलेबल जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको अलाउ करना पड़ेगा। मतलब अगर दो, आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं, अगर आपके पास दो मेथड्स हैं, आपके पास दो मेथड्स की ऑप्शन है कि डाटा कलेक्शन की, एक मेथड बड़ा एक्सपेंसिव है, एक आपके रेंज में आ रहा है। सो ऑब्वियस बात है ना, आप अपने वही मेथड के साथ जाओगे जो आपके बजट के या रेंज के अंदर है। सो ये चीज होती है इस पे। अब एक पेपर में ना इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डाटा कलेक्शन के टूल्स। देखो साथ के साथ ना मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवा रहा हूं। सो डू आप अच्छे से पहले क्लास देखा करो, फिर ही पीडीएफ से गो थ्रू हुआ करो। सो अब हम करने जा रहे हैं यानी सबसे पहले आप जो डाटा कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, एक तो है गूगल फॉर्म, सेकंड है सर्वे मंकी, थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। अब जो ये मैंने मतलब पीडीएफ बनाई है ना, इसमें देखो उन्होंने ना पेपर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको 5, वो कह रहे थे आप चूज करके बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन क्लियरली बताती है कि ये एक डाटा कलेक्शन टूल है। सो गूगल, सर्वे मंकी एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, ये 3 डाटा कलेक्शन टूल थे जो रिसर्चर्स को असिस्ट करते हैं कि वो डाटा को गैदर कर पाए उन स्टडीज के लिए जो उन्होंने कैरी आउट करनी है। मतलब इन टूल्स को यूज करके इजिली कर सकते हो रिसर्च के लिए। अब एक और दो ऑप्शन से एनवीवो और ब्लेंडर, ये डाटा कलेक्शन टूल्स नहीं थे, ये इनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था। नेक्स्ट एक ना लिस्ट आई थी, उन्होंने कहा था लिस्ट 1 दी थी, लिस्ट 2, मैच करके बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट मैचिंग बिटवीन टू लिस्ट। प्रोपराइट ब्लैकबोर्ड के साथ मैच खाता है। ओपन सोर्स एलएमएस मूडल, क्लाउड बेस्ड एलएमएस गूगल क्लासरूम, एंड डाटा कलेक्शन एंड क्विज गूगल फॉर्म्स। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिए। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं आईसीटी के टूल्स जो टीचिंग पर्पस
ये टॉपिक है ना बहुत छोटा सा टॉपिक है, चाहे आप इसको रिसर्च के अंदर गूगल मतलब अपने डाटा कलेक्शन टूल्स के अंदर कर लो, चाहे इसको हम आईसीटी में कर लो, ये दोनों में कॉमन टॉपिक है, सो कहीं पे भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। देखो जो आईसीटी टूल्स हैं जिनको हम टीचिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, सबसे पहले तो इनका यूज इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फैसिलिटेट करते हैं टीचिंग और लर्निंग को क्लासरूम में। मतलब इन शॉर्ट ये ऐसे टूल्स हैं जो टीचिंग को सपोर्ट करते हैं, मतलब टीचिंग को टेक्निक उसको एक इफेक्टिव टीचिंग में तब्दील कर देते हैं, उसको इफेक्टिव टीचिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। होना, क्लासरूम टीचिंग को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में तब्दील करना, इसमें आईसीटी के टूल्स बड़ा हेल्प करेंगे। इनके अगर मैं आपको इसका भी मैचिंग का क्वेश्चन आया था, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनैलिटीज के साथ मैच करें तो सबसे पहले आता है क्लासरूम। देखो जो ये गूगल क्लासरूम का टूल है ना, इसको यूज किया जाता है एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए टू कोर्स कंटेंट या असाइनमेंट्स में कोलैबोरेट करने के लिए। मतलब तीनों का समझो। देखो गूगल क्लासरूम आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, कोर्स कंटेंट है, उसको शेयर कर सकते हो स्टूडेंट के, यानी स्टूडेंट्स को उनका एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। आप जो असाइनमेंट्स दे रहे हो, यानी टीचर जो असाइनमेंट्स दे रहा है वो उनपे इवन आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशंस कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशंस इन द सेंस डिस्कशन फोरम्स कंडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है गूगल मीट। जो ये टूल है इसको यूज किया जाता है सिंक्रोनस इंटरेक्शन के लिए। सिंक्रोनस इंटरेक्शन मतलब देखो जब हम कम्युनिकेशन करेंगे उसमें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है, ये डिटेल में करेंगे, यानी लाइव, जैसे अब हम चल रहे हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है मतलब फेस टू फेस, साथ के साथ ऑन द स्पॉट सब कुछ हो रहा है। जो कि एक वीडियो चैट टूल है, इसको सिंक्रोनस इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे लाइव लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए, ऑनलाइन डिस्कशंस के लिए, मतलब हम लाइव सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गूगल क्विज। अब तो यूज किया जाता है स्टूडेंट की लर्निंग को असेस कर। मतलब देखो जैसे मैं आपको क्विजेस डालता हूं एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको, उन क्विजेस आप उनको रिस्पॉन्ड करोगे जो आपके आंसर्स आएंगे, सो उससे ये पता चलेगा आपने सीखा कितना अब तक, मतलब इन शॉर्ट आपका लर्निंग प्रोग्रेस क्या हो रहा है। सो गूगल क्विज उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गूगल जैमबोर्ड। देखो जो गूगल जैमबोर्ड है ना, ये एक ऐसा टूल है जिसे यूज किया जाता है कोलैबोरेटिव टास्क के लिए, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आप बहुत सारे बंदों को इकट्ठा करके कोलैबोरेटिव टास्क कंडक्ट कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट वो आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेंगे, उससे कितने ही न्यू आइडियाज जनरेट होंगे, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब आगे आता है एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फेजेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ इन द नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस। यानी कि कुछ फेजेस हैं पर्सनल ग्रोथ के जिसको नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस में कैरी आउट किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है रिलीज ऑफ फीलिंग्स, यानी जो इंटरव्यू है, मतलब जिसकी इंटरव्यू ली जा रही है उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस अपने एक्सपीरियंसेस को फ्रीली। मतलब देखो अगर मैं सपोज करो आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपकी इंटरव्यू कोई ले रहा है, सो जो बंदा इमोशंस को और एक्सपीरियंसेस को फ्रीली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मतलब उसकी क्या फीलिंग्स है उस टाइम पे। सेकंड आता है डेवलप इनसाइट, यानी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर फीलिंग्स। मतलब जब इंटरव्यूई जो मतलब को या जो उसके इमोशंस हैं, जो एक्सपीरियंस है, जब उसको वो फ्रीली रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उनको फ्रीली कन्वे करेगा, तब जो इंटरव्यू है उसको इंसाइट्स मिलेंगे अपने भी और उसके एक्सपीरियंसेस के भी। यानी जब आप इन शॉर्ट समझो, अगर इंटरव्यू अपनी फीलिंग्स दी खुद को भी पता चलेगा, अपने ही रिगार्डिंग उसको इंसाइट्स मिलेंगे, इवन इंटरव्यूअर को भी पता चलेगा। नेक्स्ट आता है एक्शन, यानी इंटरव्यू डिटरमाइन कर सकते एक्शंस और चेंजेस उसको चाहिए, अगर जो इनसाइट्स उसने पिछले स्टेप में गेन किया उसको मद्देनजर रखे जिससे उसके इंटरव्यू इंप्रूव हो पाए, ठीक है। सो ये होता है एक्शन। थर्ड आता है इंटीग्रेशन, यानी इंटरव्यू अब इंटीग्रेट करता है जो उसने पिछले स्टेप में न्यू इनसाइट्स गेन किए हैं अपनी इंटरेक्शंस को देख के और अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करके, उसको अब वो अपने लाइफ और एक्सपीरियंस में इंटीग्रेट कर देगा। मतलब जो चीजें अब आप सीख रहे हो, डैम श्योर अगले जब आपको अगला मौका या चांस मिलेगा उसमें आप नई नॉलेज को यूज करोगे।
लास्ट में आता है न्यू ओरिएंटेशन, यानी इंटरव्यू अब डेवलप करेगा कि नया नजरिया, न्यू पर्सपेक्टिव ओरिएंटेशन अपनी तरफ लेके, मतलब उसने अपने आप में इतनी इंप्रूवमेंट कर ली, नई चीजें अपने आप में इंप्लीमेंट कर ली, अब उसको अपने आप को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, उसके एक्सपीरियंस ही बदल जाएंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो इसके, यानी जो हमारा 5th स्टेप हमने किया है डाटा कलेक्शन, उसके अंदर आते थे, जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा 6th प्रोसेस आता है, यानी अब हम कर रहे हैं ओवरव्यू में जो आपका रिसर्च का प्रोसेस है, उसमें जो 6th स्टेप आता है वो आता है डाटा एनालिसिस का। अब देखो डाटा तो अलग अलग मेथड्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके रिसर्चर ने कलेक्ट कर लिया, यानी बिल्कुल एप्रोप्रिएट डाटा कलेक्ट किया। अब रिसर्चर उस डाटा जो उसने कलेक्टेड डाटा है उसको एनालाइज करेगा। एनालिसिस के लिए भी अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक है, यानी जो स्टैटिस्टिकल या क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं उनको यूज किया जाएगा। ये टेक्निक्स हम जब आगे रिसर्च का प्रोसेस करेंगे ना डिटेल में, उसमें पूरी डिटेल में करेंगे, ठीक है। यानी इन शॉर्ट जो हमारा डाटा एनालिसिस होंगे उनको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू किया जाएगा, मतलब जो आपकी एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल या क्वालिटेटिव टेक्निक्स है उनको यूज करके डाटा को डिटेल में एग्जामिन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, सिंथेसाइज किया जाएगा। जब आप ये चीजें करोगे तब आपको मीनिंगफुल इंसाइट्स मिलेंगे, मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब आपको पैटर्न समझ आएंगे डाटा में क्या है, यानी जो पैटर्न्स ऊपर नीचे हो रहे हैं वो चीजें समझ आएगी, आप कंक्लूजन्स बना पाओगे, जजमेंट्स दे पाओगे, ठीक है। लास्ट 7th स्टेप आता है इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन का। अब जो रिसर्चर है वो इंटरप्रेट करेगा अपनी फाइंडिंग्स को इन लाइट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। बड़ा सिंपल चीज है, देखो आप जिस मुद्दे के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए या जिस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए रिसर्च को कैरी आउट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपने सब कुछ कर लिया, डाटा भी ले लिया, डाटा को एनालाइज भी कर लिया, अब आपने उस पर जजमेंट्स भी दे दी। अब उन जजमेंट जो आप दे रहे हो, जो आपकी फाइंडिंग्स निकल गया, उनको कोरिलेट किया जाता है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। यानी जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके साथ आप उसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने से आपको कंक्लूजन्स निकलेंगे, आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का भी कंट्रीब्यूशन उस चीज में लाओगे, मतलब कंक्लूजन्स इतनी डिटेल में होंगे कि इन शॉर्ट जो आपके नॉलेज में, करंट नॉलेज के गैप्स है ना, वो बल्कि डैम श्योर है फुलफिल हो जाएंगे। इवन एट द एंड आप अपनी फाइंडिंग्स की इंप्लीकेशंस को डिस्कस करोगे, मतलब रिसर्चर देखो जरूरी नहीं है उसकी फाइंडिंग्स बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगी, उनको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, उनके भी कुछ लिमिटेशंस होती है, यानी उनको इवन और पोटेंशियल, जब उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट कर लिया ना, उस रिसर्च से उनको और पोटेंशियल एरियाज पता चलेंगे कि फ्यूचर में रिसर्च कहां पे किया जा सकता है। सो ये था एक ओवरव्यू पूरे रिसर्च प्रोसेस का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर का, मतलब हमारे पेपर 1 का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी टाइप्स क्या है रिसर्च की। देखो रिसर्च की टाइप्स क्या है, इनको जो रिसर्च है ना, हम इनको अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो ये क्लासिफिकेशन के बेसिस होते हैं ना, ये पर्पस हो सकता है, नेचर हो सकती है, स्कोप हो सकता है, या अप्रोच हो सकती है, मतलब किसी भी, देखो हर चीज को कोई ना कोई फैक्टर तो इन्फ्लुएंस करता है। सेम वे में अलग अलग फैक्टर्स है जिनको बेसिस मान के रिसर्च की टाइप्स बनाई गई है। सो सबसे पहले इनमें आता है बेसिक रिसर्च, ठीक है। देखो जो बेसिक रिसर्च है इसे हम प्योर और फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। पेपर में कंफ्यूज मत हुआ करो, पेपर में एक ही चीज के कई बार अलग अलग नाम्स को यूज किया जाता है, सो उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये चीज को आप अवॉइड करो। बेसिक रिसर्च ही प्योर और फंडामेंटल रिसर्च है, जिसका एम क्या है, जो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको एक्सपैंड किया जाए। मतलब देखो हर बंदे के पास जो नॉलेज है वो लिमिटेड होगी, यानी जो उसकी प्रायर या एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक्सपेंड करना, थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्सपेंड करना, ये ही प्योर फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, तीनों को जोन सा मर्जी नाम आ जाए उसका मकसद है। यानी आप एक अपने पर्टिकुलर फील्ड में अपनी समझ को बढ़ाते हो, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड उठा लो या डिसिप्लिन उठा लो, उसमें जो आपकी समझ है उसको बढ़ाया जाता है। यानी आपका कहीं ना कहीं जो मेन फोकस होगा कि नई थ्योरीज जनरेट की जाए, जितनी नई थ्योरीज होंगी उतने आपके नॉलेज गैप्स कम होंगे, उतनी आपकी नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज एक्सपैंड होगी, कॉन्सेप्ट्स नए नए समझे जाते हैं, मॉडल समझे जाते हैं विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब आप केवल इसमें थ्योरेटिकली चीजें समझते हो, आपके पास आपके मतलब ना तो आपके माइंड में ना एक कोई रिक्वायरमेंट कि आप उसी नॉलेज को आप प्रैक्टिकली साथ के साथ इंप्लीमेंट करो। जो बेसिक रिसर्च है उसका इतना ही काम है, जितना हो सके उतना पॉसिबल थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्सपैंड करना, ठीक है।
सेकेंड हमारे पास आती है अप्लाइड रिसर्च। देखो इसका नाम ही बताता है, अब जो ये अप्लाइड रिसर्च है इसका एम है कि जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस किया जा सके, जो आपके रियल वर्ल्ड इश्यूज है उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा सके। अप्लाइड मतलब अप्लाई। अब आपकी जो रियल लाइफ यानी रियल वर्ल्ड इश्यूज हैं या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जो रिसर्च प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उनको एड्रेस करना, इमीडिएट एड्रेस करना ही अप्लाइड रिसर्च का काम है। यानी ये फोकस किस पे करता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी आपके पास जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी नॉलेज जो आपके माइंड में है, इन शॉर्ट जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक्सिस्टिंग एक्सपीरियंसेस कह लो या प्रायर नॉलेज कह लो, उसको अप्लाई करो, इमीडिएटली अप्लाई करो, तभी आपको रियल वर्ल्ड इश्यूज या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर पाओगे। इससे क्या होगा? जब आप उसको इमीडिएट अप्लाई करोगे, आपके एक तो प्रोसेसेस इंप्रूव हो जाएंगे, आपको जो प्रोडक्ट और सर्विसेज यानी जो आउटकम आपको रिसर्च के थ्रू चाहिए वो इजिली आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये था बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च का टॉपिक बहुत वाइड है। ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, ये पूछो मत पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। सो आज हम ट्राई करेंगे अकेला क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव ही मैं आपको करवाऊंगा, रेस्ट हम क्वालिटेटिव से जो बाकी रिसर्च की टाइप्स बचे हैं ना वो हम कल करेंगे। अब आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, बहुत अच्छे से इसको समझना। देखो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल, एब्सोल्यूट वैल्यूज तो आएंगे ही आएंगे। इसमें आप न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो। मतलब एक क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी मतलब जो मेजरेबल होगी, मतलब आप न्यूमेरिकल डाटा तो आपने कलेक्ट करना है, अब वो न्यूमेरिकल डाटा होगा, उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसको डिटेल में एनालाइज किया जाएगा, तभी आपके पास इंसाइट्स निकलेंगे। ठीक है, आप जो आपके पास क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा आपने कलेक्ट किया, अब उस पे आप क्या करोगे? उसको टेस्ट करोगे। ठीक है, यानी आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इंप्लॉय करोगे, जो आप अपने वेरिएबल्स को जो है, जो वेरिएबल्स अंडर स्टडी है, चाहे वो डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, उसको आप क्वांटिफाई कर पाओ। हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाएंगे, नल हाइपोथेसिस हो गए, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गए, पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, डाटा में पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। यानी जितने अच्छे से आप पैटर्न्स समझ पाओगे उतना अच्छा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका रिसर्च होगा, उतने ही स्ट्रॉन्ग आपको रिसर्च के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक ना पेपर में क्वेश्चन आया था, क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने आपको समझा दिया, पेपर में क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स की, इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, मतलब इनको जोड़ा कैसे जा सकता है, इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है। वो क्या कह रहे हैं? देखो अब ना आज के टाइम पे ना ग्रोइंग ट्रेंड है सोशल साइंस रिसर्च को इंटीग्रेट करना विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। 2-3 मेथड्स हो गए। देखो वो क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे जो रिसर्च है ना वो क्या करे, उनमें ना एक ट्रेंड बन चुका है, वो उनका जो सोशल साइंस रिसर्च है ना वो उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से। अब ये क्यों किया जाता है? ये इसी कारण किया गया जाता है क्योंकि अब ग्रोइंग रिकॉग्निशन है ऑफ वैल्यू ऑफ कंबाइनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च टॉपिक। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल लाइन लिखी है उन्होंने। वो क्या कह रहे हैं, देखो सोशल साइंस रिसर्च को वो ट्राई करते हैं कि वो इंटीग्रेट कर ले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये एक चीज है। इवन कई रिसर्च प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए ना केवल क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को इंटीग्रेट किया जाता है। देखो एक चीज मान के चलो, अगर हर चीज के फायदे हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, सेम तरीके से अगर क्वालिटेटिव रिसर्च के एडवांटेजेस हैं तो उसकी लिमिटेशंस भी है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च के एडवांटेजेस हैं तो उसकी भी लिमिटेशंस है। अगर हम दो चीजों को इंटीग्रेट कर दे तो एक रिसर्च के एडवांटेजेस उसकी दूसरे की लिमिटेशंस को कवर अप कर लेते हैं। मतलब इससे क्या होगा, इससे आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। मतलब आप क्या करोगे, जो रिसर्च टॉपिक के लिए आप रिसर्च कर रहे हो ना उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें आपको पता चल जाएंगी। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एस्पेक्ट, हर पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए। मतलब कोई भी ऐसा, मतलब आप समझ लो कोई भी ऐसी स्ट्रीम होगी
कोई भी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ऐसी एक्टिविटी या आप कह लो कोई मतलब ऐसा कोई भी एरिया बचेगा नहीं जिसके रिगार्डिंग आपका नॉलेज नहीं मिलेगी। सो इस चीज का जो अब ये इंटीग्रेशन हो रही है इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, इसकी ग्रोइंग रिकॉग्निशन है, मतलब हर रिसर्चर इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि वो भी इंटीग्रेट करके रिसर्च को कैरी आउट करे। बट कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना है कि वो आर्ग्यू करते हैं कि जो मिक्स्ड मेथड है ना रिसर्च में, इसमें अगर आप दो या दो से ज्यादा मेथड्स को इंटीग्रेट करके यूज करते हो, इनको मिक्स मेथड का आप नाम दे सकते हो, मिक्स मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये मेथड द लॉजिकल रिगर को लैक करते हैं और इवन ये अलाइन नहीं कर पाते कई बार फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स को। देखो ठीक है, क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स आर्ग्यू करेंगे, बट हमें ये क्रिटिसिज्म एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे लेना चाहिए। सो कई बार जो फिलोसफिकल नजरिए यानी जो फिलोसफी को माइंड में उस कॉन्टेक्स्ट में जो नजरिए है ना, उनके साथ कई बार कॉम्बिनेशन सूट नहीं खाता, मैच नहीं खाता। सो इन चीजों के लिए कई बार आपको एक पर्टिकुलर मेथड ही रिसर्च का फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे। सो ये तो था क्वांटिटेटिव रिसर्च, तीन मैंने आपको बता दिए, बेसिक, अप्लाइड और क्वांटिटेटिव। ठीक है, आगे आपके पास आता है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो काफी, वैसे मैंने सोचा था मैं आपको सारी टाइप्स कंप्लीट करवा दूंगा बट अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा। आगे हमने क्वालिटेटिव करना है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, काफी बड़ा है। फिर मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च के एक्शन हो गया, एक्सपेरिमेंटल वो भी आगे डिटेल में, कंपेंसेटरी हो गया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी करना है, पैराडिग्म्स करने हैं, सोचा। चलो कोई बात नहीं, आज का सेशन मैं अब क्लोज करने जा रहा हूँ, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास अभी टाइम है। हमें करना बड़ी डिटेल में, एक चीज मान के चलो, समझना बहुत अच्छे से है, हमें कोई जल्दी नहीं है, टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो ये लाइव आपको अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब पे, नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, वो आपको पता ही है। इसका जैसे हमारा टेलीग्राम पे कल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग यानी पेपर टू कॉमर्स का क्विज चल रहा था, आज उसका 3rd नंबर क्विज भी लाइव हो जाएगा। अब अकाउंटिंग और एडिटिंग के यूनिट के क्विज खत्म होने के बाद मैं यूनिट पेपर मान के क्विजेस पे आ जाऊंगा, डेली बेसिस पे आपको इसका भी क्विज मिलेगा। क्विजेस ना आप साथ के साथ करते जाओ, इससे ना आपका क्या होता है, जब आपने सेशन देखा होता है, नोट्स देते होते हैं, जब आपको इमीडिएट क्विज मिलते हैं ना, आपकी नॉलेज क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, वो पॉलिश हो जाते हैं, वो भूलती नहीं है चीजें। सो इसीलिए मैं इनको साथ साथ कंडक्ट कर रहा हूँ, और जो मॉक टेस्ट होंगे वो हम एंड में करेंगे। फिर एंड में मॉक टेस्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे 2016 से लेके अब रिसेंट जो अभी 23 जून का हुआ है, सारे पेपर्स में आपको डिटेल में करवाऊंगा, वो लाइव जाके ही करेंगे। अब ट्राई करूंगा क्लासेस भी लाइव ही होंगी, ट्राई करो लाइव क्लास में आओ, आपके जो क्वेरीज होंगी उनके सोल्यूशंस में मैं साथ के साथ प्रोवाइड कर पाऊंगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को भी कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, यूट्यूब को भी कर लो, यहाँ पे आपको क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना, नोट्स आपको मिल रहे हैं, क्विज़ेस आपको मिल रहे हैं, सब कुछ तो आपको मिल रहा है। सो मेरे दिमाग से मुझे अगर लगे, मेरे हिसाब से कोई भी चीज नहीं ऐसी जो आपको नहीं अवेलेबल हो पा रही। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, ये मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब पे। सो गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।